हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो किस किस की आरएससीआईटी के एग्जाम है कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। अब बात करते हैं दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में। ये क्लास है दोस्तों और इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद करूंगा कि इनके जो सभी प्रश्न है उनके सभी के आंसर आप दे दोगे और जिनके आंसर नहीं दे पाते हो तो उनको आपको समझ आ जाएगा। हो सकता है कल एग्जाम में ऐसे कैसे आपको मिल जाए प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी बड़े डॉक्यूमेंट में हेडिंग के आधार पर ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना हो तो किस फीचर का उपयोग किया जाएगा। बताइए दोस्तों, हेडर एंड फुटर का, स्टाइल्स का, पेज लेआउट का, या बात करें मेल मर्ज का। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा पहले प्रश्न का वो होगा दोस्तों स्टाइल्स का उपयोग किया जाएगा। किसका दोस्तों? स्टाइल्स का उपयोग किया जाएगा, यानी कि हेडिंग स्टाइल्स वगैरह का। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। पहले में क्या आएगा बच्चों? बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है एक बार पढ़िए ध्यान से। यदि आप एक लेटर को कई लोगों को अलग अलग नाम और एड्रेस के साथ भेजना चाहते हैं तो कौन सी सुविधा सबसे उपयुक्त है। यदि आप एक ही लेटर को कई अन्य या कई अलग अलग नाम और एड्रेस के साथ भेजना चाहते हैं तो कौन सी सुविधा सबसे उपयुक्त है। ट्रैक चेंजेस की, वर्ड आर्ट की, फॉर्मेट पेंटर की, या मेल मर्ज की। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको एक ही लेटर अलग अलग लोगों को भेजना है तो भाई साहब सीधी सी बात है मेल मर्ज का उपयोग करना होगा आपको। किसका दोस्तों? मेल मर्ज का। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। दूसरे में क्या आएगा बच्चों? डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा क्या प्रश्न आ रहा है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजकर पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ बदलने के लिए कौन सा विकल्प करेंगे। मतलब सीधी सी बात है, आप एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप चाहते हो कि सारे जो भी है जो शब्द आपको मिल रहे हैं उन शब्दों को एक साथ खोजना है और फिर साथ में एक साथ ही आपको बदलना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? फाइंड का करेंगे, रिप्लेस का करेंगे, गो टू का करेंगे, सेलेक्ट ऑल का करेंगे। किसका करेंगे भाई उपयोग? दोस्तों यहाँ पे अगर आपको पूरे खोज करके पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ बदलने के लिए विकल्प का उपयोग करेंगे रिप्लेस का। दोस्तों किसका करेंगे? रिप्लेस का करेंगे। तो बी ऑप्शन इज राइट। बात करें फाइंड का, तो फाइंड का मतलब ढूंढने का, जिस शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में एफ होती है। रिप्लेस की बात करें तो कंट्रोल के साथ में आपको एच प्रेस करना पड़ेगा। गो टू की बात करें तो गो टू तो नहीं करता दोस्तों ये काम। अब यहाँ पे गो टू की कंट्रोल जी होती है वैसे, या F5 भी आप प्रेस कर सकते हो MS वर्ड के अंदर। तो और सेलेक्ट ऑल की बात की जाए तो दोस्तों कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करना पड़ेगा। क्या दोस्तों? सेलेक्ट ऑल मतलब सभी मैटर को चयनित करने के लिए कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा रिप्लेस। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि जब टेक्स्ट का फॉर्मेट बोल्ड, कलर या साइज एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहते हैं तो कौन सा टूल उपयोग करते हैं। जब टेक्स्ट का फॉर्मेट जैसे कि हो गया बोल्ड, कलर या साइज एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहते हैं आप तो किस टूल का उपयोग करेंगे दोस्तों? कॉपी का, पेस्ट का, फॉर्मेट पेंटर का, या क्लिपबोर्ड का। दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको जो प्रयोग करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा दोस्तों आपको फॉर्मेट पेंटर का। किसका दोस्तों? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना पड़ेगा। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, कॉपी का नहीं करेंगे, पेस्ट का नहीं करेंगे। ठीक है, और क्लिपबोर्ड की बात की जाए तो ये क्या होता है दोस्तों? ये आपके होम टैब में मिलता है। किसमें दोस्तों? होम टैब में मिलता है। और ये क्या करता है दोस्तों? कट या कॉपी हुआ मैटर, कॉपी हुआ या कॉपी हुए टेक्स्ट को स्टोर करता है। जो कट या कॉपी करते हैं ना हम उनको स्टोर करता है। अधिकतम स्टोर कितना कर सकता है? ये 24 आइटम तक स्टोर कर सकता है दोस्तों। ये कितने तक दोस्तों? 24 आइटम तक स्टोर कर सकता है क्लिपबोर्ड। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि एक पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को दूसरे पैराग्राफ पर अप्लाई करना है तो हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि किस फीचर का उपयोग करके डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर में पेज नंबर स्वतः जोड़ सकते हैं। बताइए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, हेडर फुटर से भी एक प्रश्न बनेगा आपका। तो बात करें कि हेडर और फुटर में पेज नंबर स्वतः जोड़ सकते हैं इंसर्ट पेज नंबर के द्वारा, लेआउट मार्जिन के द्वारा, रिव्यू ट्रैक चेंज के द्वारा, होम और फॉन्ट के द्वारा। तो होम फॉन्ट से दोस्तों नहीं होगा, रिव्यू और ट्रैक चेंज से भी नहीं होगा दोस्तों, लेआउट मार्जिन से भी नहीं होगा, इंसर्ट और पेज नंबर से होगा दोस्तों यहाँ पे ये। तो पांचवें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। अब बात करें हेडर फुटर क्या होते हैं तो दोस्तों मान लो ये डॉक्यूमेंट है आपके, डॉक्यूमेंट में शीर्ष की जो हेडिंग होती है सभी पेजों के अंदर वो होती है हेडर दोस्तों, और जो बॉटम में होता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं फुटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? फुटर बोला जाता है। फुटर हमेशा नीचे आता है पेज के और हेडर हमेशा शीर्ष यानी कि टॉप पे आता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 5 के 5 प्रश्न आपके एकदम सही हो चुके होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर।
छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि ट्रैक चेंजेज फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है। ट्रैक चेंजेज फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई साहब। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, दूसरा एडिटिंग हिस्ट्री दिखाना, तीसरा स्पेल चेक करना, चौथा है फॉर्मेट बदलना। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका। ट्रैक चेंजेज फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई। डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, एडिटिंग हिस्ट्री दिखाना, स्पेल चेक करना या फॉर्मेट बदलना। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा एकदम वो होगा दोस्तों, ट्रैक चेंजेस की बात की जाए तो ये क्या करता है दोस्तों, एडिटिंग हिस्ट्री दिखाता है दोस्तों, एडिटिंग हिस्ट्री दिखाता है। गलत मत करके आना ऐसे पर्सन को, ये दिखाएगा दोस्तों एडिटिंग हिस्ट्री, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। तो 6 प्रश्न आपको कैसे लगे भाई, उम्मीद करूंगा समझ में आए होंगे और 6 के 6 आपके एकदम सही हो गए होंगे। 7वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि यदि डॉक्यूमेंट में ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियों को पहचानना हो तो कौन सा टूल उपयोग होगा। यदि डॉक्यूमेंट में ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियों को पहचानना हो तो कौन सा टूल उपयोग होगा। वर्ड काउंट का, थीसर्स का, स्पेलिंग एंड ग्रामर का या ट्रांसलेट का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। डॉक्यूमेंट में ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियों को पहचानना हो तो भाई साहब ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियों को पहचानना है। देखो वर्ड काउंट से क्या करता है, शब्दों को काउंट करता है, भाई कितने हैं, कितनी लाइन है, वो काउंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसर से दोस्तों व्याकरण संबंधी या समानार्थी शब्द एक तरीके से ढूंढ सकते हैं हम, समानार्थी है ना, या व्याकरण मतलब एक तरीके से विलोम शब्द या विलोम शब्द भी बोल सकते हैं हम इसको, है ना, विलोम शब्द भी इसमें फाइंड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर का। किसका दोस्तों, स्पेलिंग एंड ग्रामर का आएगा, सी ऑप्शन इज राइट। 7वें में क्या आएगा दोस्तों, स्पेलिंग एंड ग्रामर। उम्मीद करता हूं दोस्तों 7वां प्रश्न ठीक हो गया होगा आपका। इसका शॉर्टकट क्या है भाई साहब, शॉर्टकट होगा दोस्तों F7, F7 होगा दोस्तों। स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो शॉर्टकट की है वो F7 है दोस्तों, ठीक है। ओके, उम्मीद करूंगा सही आएगा, सही आ गया होगा समझ में 7वां प्रश्न आपको। 8वां चलते हैं दोस्तों, 8वीं की तरफ। यदि किसी रेंज A1 से A10 का औसत निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। अगर कोई रेंज दे दिया आपको A1 से A10 तक का और उसका औसत निकालना है आपको, तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा। सम का फॉर्मूला, EVG का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला या काउंट का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों सम का फॉर्मूला क्या करता है दोस्तों, जोड़ने के लिए काम आता है। एवरेज का होता ही नहीं है दोस्तों, EVG का होता ही नहीं है, एवरेज का होता है दोस्तों। और ये क्या करता है दोस्तों, औसत निकालने का काम करता है। किसका बच्चों, औसत निकालने का काम करेगा ये, तो लिखेंगे औसत निकालने का। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, औसत यही निकालेगा। बात करें दोस्तों काउंट के फंक्शन की, तो ये क्या करता है दोस्तों, गिनने का काम करता है। नव एक बात करें तो बोले कि न्यूमेरिक वैल्यू गिनता है, वैल्यू काउंट करता है। कौन सी काउंट करता है दोस्तों, न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है। कौन, काउंट का फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 3-4 फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि यदि आप किसी कंडीशन के आधार पर वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे कि मार्क्स बड़ा होना चाहिए 50 से, तो कौन सा फंक्शन उपयोग करेंगे। कंडीशन के आधार की बात की जा रही दोस्तों यहाँ पे, कंडीशन के आधार पर। पहला सम, इफ, काउंट या मैक्स। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन कौन बच्चे इसका सही जवाब देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्त जब भी कंडीशन की बात आ जाए, शर्तों की बात आ जाए, जब भी शर्तों की बात आ जाए तो आपके काम आएगा दोस्तों इफ का फंक्शन। तो यहाँ पे आएगा इफ, बी ऑप्शन इज राइट। सम आता है दोस्तों जोड़ने के लिए काम आता है। काउंट का आता है दोस्तों संख्याएं गिनने के लिए काम आता है, मतलब संख्याएं गिनने के लिए काम आता है ये। और मैक्स का आता है दोस्तों अधिकतम वैल्यू निकालने के लिए, अधिकतम वैल्यू निकालने के लिए काम आता है, निकालने के लिए काम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों इफ का फंक्शन। क्या आएगा दोस्तों, इफ आएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा कंडीशन वाला आपको ये। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि इफ A1 बड़ा है 50 से तो पास या फेल। फॉर्मूला क्या दर्शाता है, जोड़ दिखा रहा है, कंडीशन चेकिंग दिखा रहा है, सॉर्टिंग दिखा रहा है, फिल्टरिंग दिखा रहा है। दोस्तों ऐसा जो फंक्शन होता है एक तरीके से वो कंडीशन चेक की जा रही है यहाँ पे। क्या दोस्तों, कंडीशन चेकिंग की जाएगी कि भाई A1 बड़ा है 50 से, है कि नहीं, वो चेक करेंगे। उसके बाद में अगर है तो पास कर देंगे, और अगर नहीं है तो क्या कर देंगे दोस्तों, फेल कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा कंडीशन चेकिंग। क्या आएगा बच्चों, कंडीशन चेकिंग आएगा, बी ऑप्शन इज राइट। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे जिनके यहाँ तक के 10 के 10 एकदम सवाल सही हो चुके हैं भैया, आपकी RSCIT के एग्जाम है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। बट उससे पहले बात ये कि इस क्लास को बड़े ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। और साथ में आपकी मेरी जो मैराथन क्लास है ना, जो मैंने चैप्टर 1 से 15 तक की बनाई है अभी, ठीक है, उसको भी जरूर देख लेना, ठीक है।
तो कंप्लीट देख के जाओ, अपना पूरा पैकअप करके जाओ RSAT का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कंडीशन चेकिंग। अब 10 में से आपके कितने सही हो चुके हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि किस फंक्शन का उपयोग सेल की संख्या गिनने के लिए किया जाता है जिनमें न्यूमेरिक डाटा हो। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि जिनमें गिनने में किया जाता है जिनमें न्यूमेरिक डाटा हो। काउंट का, काउंट ए का, काउंट इफ का या सम का। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करें सम के फंक्शन की, तो ये क्या करता है दोस्तों, जोड़ने के लिए काम करता है। काउंट इफ की करें तो शर्तों के आधार पर गिनता है, ये शर्तों के आधार पर गिनेगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। काउंट क्या करता है दोस्तों, काउंटा का, ये क्या करता है दोस्तों, ये वैल्यूज भी गिनता है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू भी गिनता है, प्लस टेक्स्ट भी गिनेगा दोस्तों ये, प्लस स्पेशल सिंबल भी गिनेगा दोस्तों ये। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, क्योंकि बात की जा रही दोस्तों न्यूमेरिक डाटा की जा रही है। तो न्यूमेरिक डाटा कौन करेगा दोस्तों, काउंट करेगा। कौन करेगा दोस्तों, काउंट का करेगा। ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा होगा दोस्तों, ए ऑप्शन होगा। यहाँ पे काउंट ई क्या करता है दोस्तों, वैल्यू और टेक्स्ट और सिंबल गिनता है। काउंट इफ शर्तों के आधार पर गिनती करता है, और सम क्या करता है दोस्तों, जोड़ने के लिए काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ 11वां प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई सभी बच्चों को। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि यदि आपको सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी हो, यानी कि A1 से A10 तक, तो कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे, मिनिमम, मैक्सिमम, सम या काउंट का। 4 ऑप्शन आपके सामने, और बता देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे सही जवाब देते हैं इसका। भाई 12वां इजी प्रश्न है, वैसे ज्यादा टफ नहीं है। जल्दी से बताओ, आपके अगर ये सवाल आ जाए तो आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पे टिक करके आओगे, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, 12वें में कौन सा ऑप्शन आप टिक करके आओगे भाई। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होने वाला है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई अगर सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है तो देखो मिनिमम क्या करती है दोस्तों, सबसे छोटी वैल्यू निकालती है, सबसे छोटी वैल्यू निकालती है, तो ये तो नहीं होगा। मैक्सिमम क्या करता है दोस्तों, ये निकालता है दोस्तों सबसे बड़ी वैल्यू, क्या दोस्तों, सबसे बड़ी वैल्यू निकालता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू निकालना। सम क्या करता है दोस्तों, जोड़ने का काम करता है दोस्तों, जोड़ने का काम करता है। काउंट क्या करता है दोस्तों, संख्याएं गिनने का काम करता है, मतलब जो भी वैल्यूज है ना उनको क्या करेगा दोस्तों, गिनने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन आएगा दोस्तों मैक्सिमम का, ठीक है। अब यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं, कोई सवाल अगर बन जाए आपसे तो ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन ही दे दिया, देखो मैं सामने लिख रहा हूँ, इक्वल मैक्स ब्रैकेट चालू, मैंने दे दिया 40, 50 और 20 ब्रैकेट बंद। अब बताओ आउटपुट क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं मैं। ए में दे दिया मैंने 40, बी में दे दिया दोस्तों मैंने 50, सी में दे दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे 20 और डी में दे दिया दोस्तों मैंने 60। बताओ दोस्तों क्या आउटपुट होगा इसका। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ क्या आउटपुट होगा, तो आप क्या करके आओगे भाई इसमें, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, आपका क्या रेस्पॉन्स रहेगा इसमें। तो दोस्तों मैक्सिमम क्या करता है, सबसे अधिक वैल्यू निकालता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक वैल्यू कौन सी है दोस्तों, इसमें 50 की है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे अधिक वैल्यू 50, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट, मतलब इसके अंदर आपकी क्या है 50, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे आएगा 50, ठीक है। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों ने सही जवाब दिया होगा 50। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13वां यहाँ पे कि इक्वल सम A1 से A5 का परिणाम क्या होगा यदि A1 बराबर 10 हो, A2 बराबर 20 हो, A3 बराबर 30 हो, A4 बराबर 40 हो और A5 बराबर 50 हो, ठीक है। A1 बराबर 10, A2 बराबर 20, A3 बराबर 30, A4 बराबर 40 और A5 बराबर 50। तो बताओ दोस्तों इस रेंज का क्या आउटपुट होगा, 100 होगा, 120 होगा, 150 होगा या 200 होगा। पहले आप सभी बच्चे आंसर देंगे इसका, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा इस प्रश्न को अच्छे से। बताओ दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं भाई इस क्वेश्चन का। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, जो सम का फंक्शन क्या करता है, जोड़ने के लिए काम करता है दोस्तों। किसके लिए काम करता है दोस्तों, जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस कर देगा A5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, A1 में क्या है दोस्तों, A1 में 10 है, प्लस B1 में A2 में क्या है, सॉरी A2 में 20 है, A3 में 30 है दोस्तों, A4 में 40 है और A5 में कितना है, 50 है। तो ये काम करता है दोस्तों जोड़ने का। तो यहाँ पे कितने हो गए, 40 और 50 90, 90 और 30 कितने होते हैं भाई, 90 और 30 120, 120 और 20 कितने हो गए, 140, 140 और 10 कितने हो गए दोस्तों, 150। तो यहाँ पे आएगा आउटपुट 150। 13वें में क्या आएगा दोस्तों, 150 आएगा, सी ऑप्शन इज राइट। तो किस किस बच्चे ने यहाँ पे सही जवाब दिया था भाई, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर
कि 13वें का आपका जवाब क्या था, और कौन कौन बच्चों ने 13% यहाँ पे गलत किया था वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी RSCET की एग्जाम है। हो सकता है कि इस क्लास की बदौलत वो पास हो जाएं। ठीक है, तो अब आता है 14वां प्रश्न कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का सही उदाहरण कौन सा है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का सही उदाहरण कौन सा है भाई? A1 डॉलर सिंबल A डॉलर सिंबल 1 A डॉलर सिंबल 1 या डॉलर सिंबल A1? बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सही जवाब इसका। उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे सही जवाब देंगे इसका। तो यहाँ पे डॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की जाए तो एक तरीके से यहाँ पे फिक्स सेल रेफरेंस होता है जो भी चेंज नहीं होता है, मतलब अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे चेंज नहीं होगा वो। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, देखिएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का सही उदाहरण कौन सा है, तो वह दोस्तों डॉलर सिंबल A डॉलर सिंबल 1। बी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों इसमें? बी ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे बात करें डॉलर सिंबल लगाने के बाद में वो एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे A1 क्या है दोस्तों? A यहाँ पे क्या है दोस्तों? कॉलम का नाम है। ठीक है, और 1 क्या है दोस्तों? यहाँ पे रो का नाम है। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पता लग गया दोस्तों इसका आंसर आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। रिलेटिव रेफरेंस का उपयोग कब किया जाता है? रिलेटिव रेफरेंस का उपयोग कब किया जाता है? जब सेल एड्रेस फिक्स रखना हो, केवल कैलकुलेशन के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, जब एड्रेस बदलना हो, कॉपी करते समय। दोस्तों रिलेटिव रेफरेंस का उपयोग किया जाता है जब एड्रेस बदलना हो, कॉपी करते समय। क्या दोस्तों? जब एड्रेस बदलना हो, कॉपी करते समय। तो यहाँ पे डी ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस का। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा 15वां भी। और 15 में से कितने प्रश्न आपके एकदम ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें सभी बच्चे। अब चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, काउंट इफ A1 से A10, है ना, 50 का अर्थ क्या होता है? टोटल जोड़ना, 50 से बड़ी वैल्यू की गिनती करना, एवरेज निकालना, या मिनिमम काउंट करना। सीधी सी बात है, इस रेंज के अंदर अगर कोई वैल्यू 50 से बड़ी है उसको काउंट करना, उसकी गिनती करना। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट आएगा दोस्तों कि काउंट इफ A1 से A10 बड़ा है 50 से, तो यहाँ पे मतलब 50 से बड़ी वैल्यू की गिनती करने की बात की जा रही है। 16 में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, 50 से बड़ी वैल्यू की गिनती करने का बात की जा रही है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न पूछ रहा है, VLOOKUP फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? VLOOKUP फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? डाटा डिलीट करने के लिए, वर्टिकल लुकअप के लिए, सॉर्टिंग के लिए, या चार्ट बनाने के लिए? क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका कि VLOOKUP फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई? डाटा डिलीट करने के लिए, वर्टिकल लुकअप के लिए, सॉर्टिंग के लिए, या चार्ट बनाने के लिए? तो यहाँ पे बात करें दोस्तों VLOOKUP की, तो ये होता है दोस्तों वर्टिकल लुकअप। क्या होता है भाई साहब? वर्टिकल लुकअप होता है। तो बी ऑप्शन इज राइट 17वें में। उम्मीद करूंगा 17वां प्रश्न आपका एकदम सही हो गया होगा, कोई भी गलती नहीं की होगी आपने इसमें, तो एकदम इजी क्वेश्चन लगा होगा आपको ये। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी टेबल से कॉलम के आधार पर डाटा निकालना हो तो कौन सा फंक्शन सही है? यदि किसी टेबल से कॉलम के आधार पर डाटा निकालना हो तो कौन सा फंक्शन सही है? HLOOKUP का, सम का, इफ का, या VLOOKUP का? क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? तो कॉलम के आधार पर डाटा निकालना है तो कौन सा फंक्शन सही होगा? कौन सा होगा भाई? तो दोस्तों यहां पे बात करें कॉलम के आधार पर, कॉलम क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना, ये तो आपकी रो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल RD, और वर्टिकल होता है दोस्तों कॉलम आपका। तो जब भी कॉलम की बात की जाए तो वर्टिकल मतलब VLOOKUP, ध्यान रखना इस चीज का। डी ऑप्शन इज राइट। 18वें में क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा, वर्टिकल लुकअप। क्या आएगा दोस्तों? वर्टिकल लुकअप आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर है? स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन, ट्रांजिशन स्लाइड पर और एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर, दोनों समान है। एनिमेशन स्लाइड पर या ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट पर? क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर है भाई? तो भाई सीधी सी बात करें तो जो ट्रांजिशन होता है ना, जैसे मान लो आपके पास में ये दो स्लाइड है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिखे हैं मान लो, तो इस स्लाइड से इस स्लाइड में जाने पर जो इफेक्ट दिखाई देता है आपको, वो तो होता है दोस्तों ट्रांजिशन। क्या होता है दोस्तों? ट्रांजिशन होता है। और यहाँ पे जो एनिमेशन मतलब ऑब्जेक्ट इधर से उधर घूम रहा है, तो वो होगा दोस्तों एनिमेशन पर। तो
तो यहाँ पे आएगा एनिमेशन तो ऑब्जेक्ट पे लगता है और ट्रांजिशन किस पे लगता है दोस्तों, स्लाइड पे लगता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों 19वें में ए ऑप्शन आएगा कि स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर है। ट्रांजिशन स्लाइड पे लगता है जबकि एनिमेशन किस पे लगता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट पे लगता है। उम्मीद करता हूं 19वां आपने सही कर लिया होगा। अब चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो उन बच्चों के पास पहुंचा दीजिए इस क्लास को जिनके RSCET के एग्जाम है। इतना काम आप करोगे, ठीक है, बाकी काम मैं कर ही रहा हूं। तो 20वां प्रश्न है आपका कि स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है। स्लाइड शो शुरू करने की दोस्तों शॉर्टकट की क्या है, F2 है, F5 है, F7 है या F10 है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की बात की जाए तो यहाँ पे होगी दोस्तों F5। क्या होगी दोस्तों, F5 होगी। तो F5 से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं, F5। उम्मीद करता हूं स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की आपको पता लग गई होगी, F5 होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों, F5 होती है। ओके, अब बात करें दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न आपके सामने है कि मास्टर स्लाइड का उपयोग क्यों किया जाता है। मास्टर स्लाइड का उपयोग क्यों किया जाता है, टेक्स्ट लिखने के लिए, एनिमेशन जोड़ने के लिए, सभी स्लाइड पर समान डिजाइन लागू करने के लिए या वीडियो इंसर्ट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। मास्टर स्लाइड का उपयोग क्यों किया जाता है, टेक्स्ट लिखने के लिए, एनिमेशन जोड़ने के लिए, सभी स्लाइड पर समान डिजाइन लागू करने के लिए या वीडियो इंसर्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आएगा सभी स्लाइड पर समान डिजाइन लागू करने के लिए। क्या दोस्तों, सभी स्लाइड पर समान डिजाइन लागू करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। 21वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट। देखते हैं किन किन बच्चों का सही हो पाता है भाई ये। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, यदि आप प्रेजेंटेशन में ऑडियो जोड़ना चाहते हैं तो कौन सा टैब उपयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि यदि आप प्रेजेंटेशन में ऑडियो जोड़ना चाहते हैं तो कौन सा टैब उपयोग करेंगे, इंसर्ट का, होम का, डिजाइन का या रिव्यू का। बताइए बच्चों जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब। देखते हैं किन किन बच्चों का सही होता है 22वां प्रश्न यहाँ पे। जल्दी से बताइए दोस्तों सभी बच्चे कि 22वां प्रश्न किस किस का सही है भाई। क्या क्या आप ऑप्शन दे रहे हो भाई इसमें। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों का सही होगा ये। तो यदि आप प्रेजेंटेशन में ऑडियो जोड़ना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कौन सा टैब उपयोग करेंगे आप, तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों इंसर्ट टैब उपयोग। कौन सा दोस्तों, इंसर्ट टैब उपयोग करना पड़ेगा। 22वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, इंसर्ट टैब। कौन सा टैब दोस्तों, इंसर्ट टैब उपयोग करेंगे। अब चलेंगे दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां है कि कस्टम एनिमेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कस्टम एनिमेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, स्लाइड डिलीट के लिए, ऑब्जेक्ट मूवमेंट इफेक्ट के लिए, स्लाइड सेव के लिए या प्रिंट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। कस्टम एनिमेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, स्लाइड डिलीट के लिए, ऑब्जेक्ट मूवमेंट इफेक्ट के लिए, स्लाइड सेव करने के लिए या प्रिंट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है इसका वो होगा दोस्तों कस्टम एनिमेशन जो उपयोग किया जाता है भाई वो किया जाता है ऑब्जेक्ट मूवमेंट इफेक्ट के लिए। किसके लिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट मूवमेंट इफेक्ट के लिए किया जाता है। 23वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों का सही हो गया होगा भाई ये भी। कस्टम एनिमेशन का उपयोग किस लिए होता है, ऑब्जेक्ट मूवमेंट इफेक्ट के लिए होता है भाई साहब। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, यदि आपको प्रेजेंटेशन को ऑटो रन बनाना हो तो कौन सा फीचर उपयोग करेंगे। यदि आपको प्रेजेंटेशन को ऑटो रन बनाना हो तो कौन सा फीचर उपयोग करेंगे भाई, स्लाइड सॉर्टर का, नोट्स का, जूम का या रियल टाइमिंग का। तो भाई प्रेजेंटेशन को ऑटो रन बनाना है ना आपको, तो आप किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे रिहर्सिंग टाइमिंग का या रियल टाइमिंग का आप करेंगे उपयोग। 24वें में क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा, रिहर्स टाइमिंग। क्या आएगा दोस्तों, रिहर्स टाइमिंग आएगा। उम्मीद करूंगा 24वां प्रश्न भी आपका सही हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, यदि डॉक्यूमेंट में कॉलम बनाना हो जैसे कि न्यूज़पेपर तो कौन सा ऑप्शन उपयोग करेंगे। यदि डॉक्यूमेंट में कॉलम बनाना हो जैसे कि न्यूज़पेपर तो कौन सा ऑप्शन उपयोग करेंगे भाई, इंसर्ट का, रिव्यू का, व्यू का या लेआउट कॉलम्स का। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, आज का अंतिम सवाल है ये 25वां। उम्मीद करूंगा ये 25 क्वेश्चनों की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी और बेहद पसंद भी आई होगी। अगर आई है तो सभी उन बच्चों के पास जरूर शेयर करो जिनके RSCET के एग्जाम है। ठीक है, तो 25वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा एक तरीके से लेआउट में जाकर के कॉलम बनाने पड़ेंगे दोस्तों आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंट में कॉलम बनाना है जैसे कि न्यूज़पेपर तो ऑप्शन क्या होगा, तो आपको लेआउट में जाना पड़ेगा। मतलब डॉक्यूमेंट मतलब MS वर्ड की बात की जा रही है यहाँ पे, किसकी दोस्तों, MS वर्ड की बात की जा रही है। तो लेआउट में जाकर के आप कॉलम्स पर टिक करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलते हैं
कि आपको कितने चाहिए, 1 कॉलम चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए, जो भी है आप वहाँ पे आप आराम से इसको कर सकते हैं यूज। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये 25% आपको समझ में आए होंगे। और बताइए मुझे इन 25% में से आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई, कितने परसेंट आपके ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए सभी बच्चे मुझे जल्दी से। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, एक और बेटर क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और बेटर करते रहो, ठीक है। साथ में जो मैंने मैराथन दी है उस मैराथन को जरूर देखना दोस्तों, उसमें मैंने एक चैप्टर से लेकर के पूरे 15 चैप्टर तक आपको दिए हैं, तो एक बार जरूर देखना उसको एग्जाम देने जाने से पहले पहले, ठीक है। मतलब आपका जब पेपर है ना, तो पेपर देने से जाने से पहले उस मैराथन को जरूर देख लो, ठीक है। अभी कल परसों मैंने अपलोड किया है, तो एक बार जरूर देखना उसको, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और बेटर करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, बाय।